डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज़ इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड आपको मैं देता हूं, और आज भी मैं हर दिन की तरह आज भी आपको 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड देंगे। और केवल वर्ड ही नहीं देंगे, आपको साथ में सेंटेंस में यूज भी दिखाएंगे कि वो सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और उसके साथ एक पिक्चर भी दिखाएंगे जिससे कि आपका वो वर्ड आपके माइंड में इनकलकेट हो पाए, अस्थायी रूप से बैठ पाए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ अगर आप 10 वर्ड याद करते हैं तो मैं बार-बार हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, ये कुछ टिप्स के रूप में देखिए। कोई भी अगर आप लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आप अक्सर वो चीज़ हासिल कर लेंगे कुछ ही दिनों में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं बताया है कि इंग्लिश में लगभग 3000 जो वर्ड है वो आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर आप 3000 वर्ड अचीव कर लेते हैं तो बहुत सारा सेंटेंस ग्रामर की बिना स्ट्रक्चर के आप समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या कोई क्या कह रहे हैं। अपनी जो मन की बात को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरी नहीं होता है। केवल ये कंपटीशन में जानने के लिए, बोलने के लिए, जो भी चीज़ हम लोग मान लो कि हिंदी जानते हैं बोलना, तो क्या आप हिंदी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखें? नहीं, केवल आप अपने प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखें। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके सामने अगर कोई इन्वायरमेंट मिलता है तो आप इजीली सीख पाएंगे। तो उसी को अचीव करने के लिए मैं आपको हर रोज़ 10 वर्ड देता हूँ, और जो डे टू डे लाइफ में यूज है, जो दिनचर्या के में बहुत ज़्यादा यूजेबल वर्ड होता है, वही वर्ड को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, दिखाता हूँ और वीडियो बना के आपके माध्यम तक पहुँचा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव के पास शेयर भी करें, ताकि उनको भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख पाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जट से इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पढ़ के भी बताता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, और साथ ही साथ एक पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका करना है, आपको जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो आप लाउड रीडिंग करें, है ना, लाउड रीडिंग करें। दूसरा, बोल बोल के ही पढ़ना है आपको, और स्किप करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब तक जितना भी वर्ड आता है, जहाँ भी आता है, और उसको अगर आप देखते हैं तो उसको आप स्किप करके आगे ना बढ़ें, क्योंकि वही वर्ड आपको आगे जाके फंसाएगा। डियर फ्रेंड, तो मैं अब आज के वर्ड को लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो पहला वर्ड आपके सामने है आउटस्कर्ट्स। आउटस्किट्स, ठीक ना, आउटस्किट्स। तो इसका मतलब होता है बाहरी इलाका, है ना। बाहरी इलाका कहने का मतलब टाउन या शहर से जो कटा हुआ होता है, कुछ दूर में कुछ इलाका होता है, वैसे जगह को हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मान लो सिटी है, सिटी के बाद आप देख रहे हैं कि शहर से दूर कोई जगह है, वहाँ का एक ऐसा पिक्चर दिखाया गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, उसमें उस सेंटेंस का ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाहरी इलाके में एक घर है ना। तो आप देख पा रहे हैं ए हाउस इन द आउटस्कर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, तो आउटस्कर्ट्स है, तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, फ्रेज है, ठीक ना, फ्रेज है, ना कि ये आपका सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब होना जरूरी होता है ना, एक वर्ब होना जरूरी है और फुल स्टॉप होना जरूरी होता है। अगर ये दो चीज नहीं है तो वो फ्रेज है, ना कि वो वर्ब है। तो यहाँ पे ए हाउस इन द आउटस्कर्ट मतलब बाहरी इलाके में एक घर है। डियर फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी यूजेबल वर्ड। You have to write down in your notebook or diary, and you should read every day loudly by speaking, okay, not in silent reading. Dear friends, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिसबर्समेंट, है ना, डिसबर्समेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसबर्समेंट। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका ये क्या है, नाउन है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, और इसका मतलब होता है वितरण, है ना, वितरण, कोई चीज को बंटवारा, है ना। तो आगे हम देखते हैं पिक्चर। पिक्चर में जैसे यहाँ देख रहे हैं पैसा की कुछ बंडल दिखाई जा रही है, तो इसे आप अनुमान कर सकते हैं। और इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है वो चीज़ भी देखेंगे ग्रामर की। तो ये है आपका द डिसबर्समेंट ऑफ मनी वॉज डन बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब क्या हुआ,
पैसे का वितरण सरकार द्वारा किया गया था, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिसबर्समेंट का मतलब हुआ वितरण, है ना। ऑफ मनी, ऑफ का मतलब होता है क्या बच्चे, ऑफ का मतलब होता है के, है ना। और यहाँ पे मनी का मतलब पैसा, वाज मतलब था, और डन मतलब डू का आपका थर्ड फॉर्म डन है ना। डू का थर्ड फॉर्म डन है। तो आपको ये वर्ब फॉर्म भी याद कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाय मतलब द्वारा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे मीनिंग लगा के देखते हैं कि डिसबर्समेंट ऑफ मनी, पैसे। अब मैंने जैसा कि पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑफ अगर आता है तो ऑफ के आगे वाले शब्द से हम लोग इसका सेंस लगाना शुरू करते हैं। तो पैसे की वितरण, है ना, क्या हुआ, पैसे की वितरण गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, है ना। तो ये तो मीनिंग हुआ। इसके बाद अगर हम ग्रामर की स्ट्रक्चर करें देखें तो यहाँ पे वाज है ना। वाज के बाद भी थर्ड है, यहाँ पे डन है ना। तो डन है तो क्या हुआ बच्चे, तो इसका मतलब हुआ कि वाज के बाद जनरली आप भी फोर का यूज करते हैं, है ना। भी फोर का यूज करते हैं। अब भी फोर का यूज ना हो करके यहाँ पे भी थर्ड है, तो ये पैसिव टेंस में है, ठीक ना। ये आपका पैसिव टेंस में है क्योंकि भी थ्री यूज है वाज के बाद। तो ये सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अकोम्पनी, ठीक ना। अकोम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना, कहीं पे जा रहे हैं साथी के रूप में, तो वही साथ में जाना कहीं पे, उसका अकोम्पनी होता है। और ये अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका वर्ब है। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक पिक्चर देखें, ये दोनों बच्चे कहीं साथ में जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में क्या है बच्चे, वह उसके साथ जाता है, ही टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये टेन टू को हटा दीजिए और यहाँ पे IES लगाइए, ठीक ना। अब ये बन गया सही। ही कंपनीज हिम, ही कंपनीज हिम मतलब वह उसके साथ जाता है, वह उसके साथ जाता है। अगर टेंस की बात करें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, क्योंकि यहाँ V5 यूज हो गया, वर्ब का पांचवा रूप याद यूज है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस हुआ। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब का यूज करते हैं, V5 और V1, है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि V1 किसके साथ यूज करें और V5 किसके साथ यूज करें। तो V5 आपको यूज करना है ही, सी और एनी सिंगल नेम, ठीक ना। एनी सिंगल नेम के साथ में आपको यूज करना है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं V1 का बात अगर करूं तो V1 आपको यूज करना है आई, वी, दे और यू, ठीक ना। यू के साथ में इतने सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको V1 का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है वो वर्ड है, आगे नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कन्फाइंड, है ना। कन्फाइंड का मतलब हुआ कैद करना, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको हटा देना, पहले डी को हटा दीजिए, है ना। मैं बताऊंगा क्यों हटाया। तो कन्फाइन का मतलब हुआ कैद करना, क्योंकि ये भी थर्ड में लिखा गया है, ठीक ना। और हमको V1 जानना है। अगर वहाँ पे यूज होगा भी थर्ड तो मैं वहाँ पे बता दूंगा सेंटेंस में, लेकिन ये कन्फाइन का मतलब ये V1 है ना। ये वर्ब है, तो वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म हुआ आपका कन्फाइन। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक मंकी को पिंजरे में बंद करके रखा गया, मतलब कैद करना, है ना, कैद किया गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस इससे रिलेटेड, तो वो है उसे पिंजरे में कैद किया गया। ही इज कन्फाइंड इन अ केज, मतलब उसे उसे एक केज में कैद किया गया, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है ना। आपको पता है कि एम इज आर के बाद अगर V3 आता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये भी आप याद करके समझ सकते हो ग्रामर, है ना। तो ही इज कन्फाइंड इन अ केज, उसे केज में कैद किया गया है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की बात करते हैं। आगे आपके सामने है वो वर्ड है आपका रीगेन, है ना। हम रीगेन क्यों बोल रहे हैं, ये डी को आपको काट देना है क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड में यूज किया गया है ना। और ये क्या है बच्चे, तो ये वर्ब है रीगेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, है ना। मतलब पहले जो ताकत था या जो भी चीज़ आपके पास था और वो खो गया है और उसे फिर से आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम रीगेन करना बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, तो आगे अब हम इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं रीगेन का। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पेशेंट है ना। पेशेंट फिर से कुछ क्या किया उसे हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने, उसने अपनी चलने की क्षमता पुनः प्राप्त की,
है ना, पुनः रिगेन का मतलब पुनः प्राप्त करना, मतलब उसे अपने चलने की क्षमता को, कैपेसिटी को पुनः प्राप्त किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ही रिगेन्ड हीज वॉकिंग एबिलिटी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे V2 हो गया, है ना। V2 और V2 कहाँ पे यूज होता है, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस में V2 यूज होता है ना। तो इसलिए आपको देखना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे V2 है। अगर हम V2 का बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसके किसके साथ यूज होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के साथ में आप V2 का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो वॉकिंग का मतलब हुआ टहलना, है ना। एबिलिटी का मतलब हुआ क्षमता। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, स्टन्ड, है ना। स्टन्ड का मतलब हुआ आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे अब हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक आदमी का कैसे आश्चर्यचकित है ना। कुछ मोबाइल से बातें हुई और कुछ पिक्चर शायद देखे हैं और वो आश्चर्यचकित हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस इससे रिलेटेड, तो वो है वह मैसेज देखकर आश्चर्यचकित हो गया, है ना। तो ही इज स्टन्ड सीइंग द मैसेज। तो ये क्या हुआ बच्चे कि उसने मैसेज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब यहाँ पे देखकर, है ना, तो यहाँ पे हम अगर टेंस की बात करें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है, स्टन्ड है ना। सॉरी, यहाँ पे पैसिव टेंस में यूज हुआ है। तो मैं एक जस्ट अ मिनट, वह मैसेज देखकर आश्चर्य हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक ना। तो सी मतलब देख करके यहाँ, और ये आपका जेरंड है ना, जे फॉर जेरंड, और ये मैसेज का मतलब मैसेज। तो ये क्या हुआ कि उसने मैसेज देखकर आश्चर्यचकित हो गया, स्टन्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना, और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज है। डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ब्रिस्क, है ना। ब्रिस्क का मतलब हुआ तेज, मतलब ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव है। डियर फ्रेंड्स, तो हम अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, कि जैसा कि यहाँ पे है तेज। अब तेज क्या हुआ, ये पिक्चर में देखिए और अनुमान कीजिए कि यहाँ कुछ बारिश वगैरह होने की, या कुहासा या बारिश है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो तो सेंटेंस में देखेंगे कि क्या है रियल में। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस देखते हैं, हवा है, ठीक ना, हवा की बात की जा रही है कि हवा तेज है, द विंड इज ब्रिस्क, हवा तेज है। तो ये आप सेंटेंस की बात करें तो ये अगर टेंस की बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट टेंस की टेंस होगा, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि एम इज आर अगर रहता है और उसके बाद नाउन या वर्ब अगर आता, नाउन और या एडजेक्टिव आता है, तो वो आपका केवल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ना कि वहाँ पे आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का यूज नहीं है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का टेंस है कि हवा तेज है, द विंड इज ब्रिस्क। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बिगोरस, ठीक ना। बिगोरस का मतलब होता है फुर्तीला होना। तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या बच्चे, ये याद रखेंगे, आपका एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये जंप कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आगे अब हम लोग इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, वह एक फुर्तीला आदमी है। तो ही इज अ विगोरस मैन। तो यहाँ पे भी आपका अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका क्या हुआ, ये प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव आया है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या क्या आता है, तो हमारे जनरल इंग्लिश के लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आगे की सेंटेंस देखते हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास शेयर भी करें। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने में लीप। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, है ना। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और अगर इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आपका ये वर्ब है ना। अब इससे रिलेटेड मैं एक सेंटेंस देखता हूँ, तो देखिए ये पत्थर पर कैसे छलांग लगाएं। तो यहाँ पे अब इससे रिलेटेड हम एक सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस से आपका उसे छलांग लगानी पड़ी, ही हैड टू
लिप, ठीक ना, ही हैड टू लिप। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके अलावा इस तरह के सेंटेंस को जानना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश की जनरल प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको सब मिलेंगे, जैसे एम टू है ना, एम टू क्या है, हैज़ टू क्या है, आर टू क्या है, आर टू, ये सारा मैं टू वाले सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो यूज होता है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जा कर के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो ये अगर हम बातें करें तो ये आपका पास्ट टेंस की सेंटेंस है, ठीक ना, ये पास्ट टेंस की सेंटेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने विजिलेंस, ठीक ना। विजिलेंस मतलब सतर्कता, मतलब ये विजिलेंस का मतलब हुआ सतर्कता। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें तो ये वर्ड है आपका नाउन, है ना, सतर्कता, है ना, तो ये आपका नाउन होगा, ये नाउन है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये बच्चा देख रहे हैं कोई किसी चीज़ पर काफ़ी सतर्कता से काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं और ये क्या है वो देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रक्चर को। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि सुरक्षा कर्तव्यों में लंबे समय तक सतर्कता रहती है। सिक्योरिटी ड्यूटी हैव लॉन्ग आवर्स ऑफ विजिलेंस। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप अभी देखें ये सेंटेंस, है ना। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, लॉन्ग आवर्स मतलब लंबे समय, और ऑफ का मतलब के हुआ, विजिलेंस के मतलब सतर्कता। डियर फ्रेंड्स, तो अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ये प्रेजेंट टेंस का होगा, क्योंकि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका तीन चीज़ आता है, वर्ब आता है, नाउन आता है और एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे जनरल प्लेलिस्ट में जाएं कि हैज़ हैव के बाद क्या है, इसका मैं पूरी अच्छी तरह से एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से अभी आप 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड अपने ज्ञान भंडार में बढ़ाएं। अगर आप अभी तक अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।